Hello बच्चों, how are you all? Good? I'm also good. So in this video I am going to discuss remaining question of chapter motion in a plane. दो वीडियोस बनाई हैं, उनमें काफ़ी क्वेश्चंस कर दिए हैं. जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं. सो एज यूजुअल नोटबुक पेन लेंगे और साथ में मिलकर करेंगे. और क्वेश्चन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है? सबसे पहले प्रॉपरली रीड करना है और क्वेश्चंस को करना है. चलो स्टार्ट करते हैं. द स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग लेंथ 80 सेंटीमीटर लॉन्ग इज वर्ल्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड. जो इंपॉर्टेंट बात है कांस्टेंट स्पीड बताते हैं. लेंथ कितनी है हमारी? 80 सेंटीमीटर. इफ द स्टोन मेक्स 40 रिवॉल्यूशंस इन 25 सेकेंड. यदि 40 रिवॉल्यूशन आते हैं हमारे, 40 रिवॉल्यूशन इन 25 सेकेंड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन. ठीक है, जब एक स्टोन है यदि वो सर्कल में मूव कर रहा है तो इसका मतलब कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा? दो एक्सेलरेशन लग सकते हैं ना. एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा और एक टेंजेंशियल. बट क्वेश्चन में क्या दे दिया हमें? कांस्टेंट स्पीड. यदि स्पीड कांस्टेंट है तो एक ही फोर्स लगेगा. फोर्स क्या करेगा? डायरेक्शन चेंज. तो जो फोर्स लगेगा दैट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ करता था m v स्क्वायर ओवर r. तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r. अब यहाँ पर उन्होंने v नहीं दिया है, l दे दी है. l मतलब हमारी लेंथ आ गया. अब 24 रिवॉल्यूशन इन 25 सेकेंड, मतलब मुझे ये समझ आ गया कि 25 सेकेंड में 40 रिवॉल्यूशन कर रहा है. मतलब ऐसे 14 बार जाने में उसको 14 टाइम ऐसे गया, 25 सेकेंड लगा. तो एक सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन करेगा? 14/25. और एक सेकेंड में जितने रिवॉल्यूशन होते हैं, एक सेकेंड में जितने बार गोल घूमेगा, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी. क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग f से डिनोट करते हैं, किसी बुक में न्यू से डिनोट करते हैं, किसी बुक में n से भी डिनोट करते हैं. तो बात एक ही है. f थोड़ा आसान इसलिए हो जाता है कि फ्रीक्वेंसी में f आता है. न्यू कई बार v की तरह लग जाता है. अब ये कितना आ गया हमारा? f 14/25. अब यहाँ पर हम इस v को फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं. तो v इज इक्वल टू कितना होता है हमारा? ओमेगा r. v इज इक्वल टू ओमेगा r. यहाँ देखते हैं तो a इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन r. एक r कट गया तो a आ जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर r. अब ओमेगा कितना होता है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 अपॉन टी होगा या 2πf. ओमेगा कितना होगा हमारा? 2 अपॉन टी होगा या फिर 2 अपॉन f होगा. तो हम 2πf लिख लेते हैं. ए कितना आ जाएगा हमारा? स्क्वायर है तो 2πf स्क्वायर और ये r. ए आ जाएगा हमारा 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर और r. अब हम सारी वैल्यूज डाल देंगे और बस कैलकुलेशंस कर देंगे. वैसे तो एक स्टेप का क्वेश्चन था, बोर्ड में लिखना होता है इसलिए इतने सारे स्टेप करा दिए हैं. कॉम्पिटिशन में लिखना होता तो सिंपल क्या करते थे? a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r और ओमेगा की जगह वैल्यू डाल देनी थी a. सो द नेक्स्ट a इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर r. नाउ वी विल पुट द वैल्यूज. तो a इज इक्वल टू 4 और पाई इज इक्वल टू 22/7. पाई स्क्वायर है 2 टाइम 22/7. f कितना है? 14/25. सो इट इज़ अ 14/25. वन मोर टाइम 14/25
और दिस इज अ आर, आर इज 80 10⁻² मीटर था, तो 8 × 10⁻⁻1, दैट इज 8 × 10⁻⁻1। अब 7 से एकदम 2 चला जाएगा, इस 7 से 2 चला जाएगा, यहाँ पर 4 आ गया, और एक 2 से करोगे 44, दूसरे 2 से करोगे 44, डिवाइड 25, और 25 यहाँ पर 8 × 10⁻⁻1 है। अब मैं ये मल्टीप्लाई कर देती हूँ 4 को, 4 4 = 16 और 1 16 और 1 70। अब देखते हैं 176 को मैंने डिवाइड कर दिया है 25, 25 7 जा हो जाएगा, 7 जा 175, 1 आ गया, and 0.0 and 0 and 4, so it will become 7 point, पहले मैं लिख लेती हूँ 44 8 × 10⁻⁻1 25 and 25, ये कितने टाइम चला गया 7.04। अब नेक्स्ट मैं एक और मल्टीप्लाई कर देती हूँ 8 को, कितना आ जाएगा 8 हमारा, 8 4 = 32 3, 8 4 = 32 32 33 34 35। नाउ आई डिवाइड विद द 25, 25 1 25, यहाँ पर आ गया मेरा 1 0 and 2, 25 4 = 100 and 2.0 and 0.0 and 8, so 25 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम आउट 14.02, so it is a 7.04 and 14.02 and 10⁻⁻1। अब 14 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं, सो अप्रॉक्सीमेटली इट विल कम 10⁻⁻1 भी है, तो यहाँ पर हम इस 1 को 1.4 कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 9.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया सिंपल एक्सेलरेशन। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन थी, क्योंकि स्पीड ऑब्जेक्ट कैसे रोटेट कर रहा था, सर्कुलर पाथ में और कांस्टेंट स्पीड से। दैट्स ऑल। थोड़ी कैलकुलेशन थी, थोड़ा हम कैलकुलेशन फास्ट भी कर सकते थे, मैंने बोर्ड के एंगल से आपको पूरा बता दिया, अदरवाइज मैंने बहुत सारी चीज़ें अप्रॉक्सीमेटली लेना था तो आंसर इतना आ जाना था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही कंसेप्ट लग रहा है मुझे। एन एयरक्राफ्ट एक्सक्यूट हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर, जो रेडियस है वो कितनी हमारी 1 किलोमीटर, विथ स्टडी स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड है 900 किलोमीटर पर आवर। कंपेयर इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है और जी की वैल्यू निकालनी है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना था बेटा हमारा, v²/r। इन्होंने v दिया है। अब जो g की वैल्यू आपको मालूम है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, यदि हम इस एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड में निकाल लें तो दैट विल बी मोर बेटर। v कितना 900 किलोमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r कितना है मेरा किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, और ये कितना है हमारा 1 रेडियस 1 किलोमीटर। अब देखो कैसे चेंज करेंगे आप v को, डायरेक्ट चेंज करके पुट कर सकते थे। कैसे, v इज इक्वल टू 900 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मीन्स 10⁻³ मीटर, r मतलब 60 मिनट और 60 सेकेंड। तो एक ज़ीरो और एक ज़ीरो यहाँ चला गया, 10 बचा। अब यहाँ 3 से कितना आ जाएगा 2, और 3 से 300, फिर अगेन यहाँ 3 से 2 और यहाँ 100, 2 से कितना आ जाएगा हमारा 50,
और फिर 2 से कितना आ जाएगा 25, तो ये 10 यहाँ था, 250 मीटर पर सेकेंड, कितना आ गया 250 मीटर पर सेकेंड। तो आसान ये लिख के कोई ज़्यादा आसान नहीं होगा, आसान क्या डायरेक्ट लिख के हो जाना था हमारा, a इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई 250 मीटर पर सेकेंड, और r कितना आ जाएगा हमारा 1000 मीटर पर सेकेंड, और ये भी ये आ गया हमारा v स्क्वायर था, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 0, 25 से डायरेक्ट 4 कर देती हूँ, और 2 से 125 और 2 से 62.5, तो एक्शन आ गया हमारा 62.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ कैलकुलेशन तो बिल्कुल लर्न ही हो जाने चाहिए। जब भी 25 और 100 देखें तो 25 4 जा 100, फिर कैलकुलेशन आपकी जल्दी हो जाती है। तो बाय प्रैक्टिस आपको चीज़ें जल्दी होंगी। अब इसको किससे कंपेयर करना है, एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी से, तो हम क्या लगा लेंगे, A/g, दैट इज 62.5 डिवाइडेड बाय 9.8। तो यदि 63 हो ना, यदि हम 10 ही मान लें तो कितने टाइम आ जाएगा, 6 टाइम ज़्यादा आ जाएगा। कितना टाइम ज़्यादा आ गया, 6 टाइम ज़्यादा आ जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग लिख देंगे। तो जल्दी करने के लिए पूरा डिवाइड नहीं भी करोगे तो कितना हमारा 10 तक हुआ ना, और ये कितना है मेरा 10 होता तो 6.25, 10 से कम है थोड़ा ज़्यादा, तो इसको क्या लिख दोगे आप 6.3। no need to write unit. So I am coming to the next question. The next question is question number 16 is according to the new NCERT book. अब देखते हैं, read each statement below carefully and state with reason if it is true or false. ठीक है, the net acceleration of a particle in a circular motion is always along the radius circle toward the center. अब इन्होंने बोला है कि जो नेट एक्सेलेरेशन है यदि ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, पर सर्कुलर में ये कहीं मेंशन नहीं किया कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, तो हमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ लेनी है। और जो इसका एक्सेलेरेशन हमें नेट वर्ड दे दिया है, तो हम पहले समझते हैं यदि हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो हमने क्या बोलना था कि एक ही एक्सेलेरेशन लग रहा है और वो कहाँ लग रहा है, टुवर्ड द सेंटर। ये था हमारा यूनिफॉर्म में, तो नेट एक्सेलेरेशन जैसी कोई बात ही नहीं आनी थी। पर ये मोशन हमारा नॉन यूनिफॉर्म है, तो एक एक्सेलेरेशन तो लगता है टुवर्ड द सेंटर और एक हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। फिर इनका हम लोग निकालते थे रिजल्टेंट, तो ये आता था रिजल्टेंट। इन्होंने क्या बोल दिया, ऑलवेज, एक वर्ड ऑलवेज भी आ गया तो भी हमें सोचना है अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल टुवर्ड्स द सेंटर। यदि सिर्फ यहाँ पर वर्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो ये हमारा ट्रू भी हो सकता था। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सेलेरेशन कहाँ लग रहा है, टुवर्ड द सेंटर। अभी क्या लिखेंगे आप आंसर, दिस इज अ फॉल्स, बिकॉज क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि इट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो दिस इज अ फॉल्स। और आप रीजन क्या लिखेंगे, है ना, सर्कुलर मोशन में भी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट अ पॉइंट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट to the path of the particle at that point. अब बोलते velocity of the particle at a point is always along the tangent to the path of the particle at the point. मतलब जो velocity है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंट। अब देखते हो बेटा यहाँ पर यदि पार्टिकल यहाँ पर तो हम वेलोसिटी डायरेक्शन क्या बोलेंगे, टेंजेंट एट दिस पॉइंट। यहाँ पर क्या बोलेंगे, टेंजेंट दिस पॉइंट। इस केस में भी क्या होगी, टेंजेंट। यदि पार्टिकल यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। तो दिस आंसर इज करेक्ट, ट्रू। चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, टेंजेंट। नेक्स्ट, द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म वर्ड दे दिया है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज्ड ओवर द वन साइकिल इज अ नल वेक्टर। मतलब बोलते हैं
यदि कोई पार्टिकल एक पूरा साइकिल कर लेगा तो उसका जो एवरेज होगा एक्सेलरेशन का वो नल मतलब ज़ीरो है। अब सोचो बेटू ज़रा, अब यूनिफॉर्म दे दिया है, जब पार्टिकल यहाँ था तो एक्सटेंड यहाँ जाएगा, मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया, जब पार्टिकल यहाँ आएगा तो ये एक्सेशन आ जाएगा, जब पार्टिकल यहाँ आएगा तो यहाँ आ जाएगा, जब यहाँ होगा तो यहाँ जाएगा, जब यहाँ होगा तो यहाँ जाएगा, जब यहाँ होगा तो यहाँ जाएगा, जब पार्टिकल यहाँ होगा तो इसके अपोजिट आ जाएगा, जब यहाँ हो जाएगा तो इसके अपोजिट आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगी, ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, इसलिए नल ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो। अब जब पार्टिकल यहाँ होगा तो इसके अपोजिट आ गया, जब पार्टिकल यहाँ हो तो यहाँ आ गया, तो सारे जितने भी हमारे एक्सेशन हैं वो क्या हो जाएंगे पूरे सर्कल में, इक्वल एंड अपोजिट। तो इनका नेट सम जो है वेक्टर सम लेंगे, तो सभी की डायरेक्शन क्या है, इक्वल अपोजिट इक्वल अपोजिट इक्वल अपोजिट। तो नेट एक्सेशन जो आएगा वेक्टर सम ऑफ नेट एक्सेशन विल बी ज़ीरो, तो इसलिए उसको बोल देंगे नल वेक्टर। नल वेक्टर मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है। क्लियर? I am coming to the next question. The next question is question number 17. The position of a particle is given by r. R मतलब position vector is equal to 3.0 t I cap minus 2.0 t square j cap plus 4.0 k cap. ठीक है? When t is in second and the coefficient have proper units for to be in meter, find v and a of the particle. हमें v मतलब वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन निकालना है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पर हम लोग क्या करते थे, जो हम v लिखा करते थे, हम v करते थे dx अपॉन dt करते थे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन डायरेक्शन, और हम ए निकाला करते थे डी वी एक्स अपॉन डी टी करते थे। तो यहाँ पर आर दे दिया है, मतलब हमें क्या करना है, कंसेप्ट वही है, पर आर का मतलब क्या हो जाएगा, सारी डायरेक्शंस का हो गया, कंसेप्ट फॉर्मूला वही लगेगा, मतलब v इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी आ जाएगा हमारा। और सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है हमने। डिफ्रेंशिएशन आप लोग को मालूम होगा, सिंपल सा बता देती हूँ, d अपॉन डी टी, यदि t के ऊपर n की पावर है तो n की पावर यहाँ आएगी और t n माइनस वन हो जाता है। अब यदि हमने यहाँ पर d अपॉन डी टी कर दिया, t स्क्वायर है तो 2 आ जाएगा, 2 माइनस वन मतलब 2t हो जाएगा। और d अपॉन डी टी मान लेते हैं यहाँ t ही है, तो t के ऊपर 1 आ गया, कुछ नहीं होना मतलब 1 की पावर आ गई, तो 1 इधर आ गया, और t 1 माइनस 1 कितना होगा, 0, और किसी के ऊपर जो 0 की पावर होती है वो क्या होता है, 1, तो t की जो डिफरेंशिएशन आएगी वो क्या आ जाएगी, 1, जब यहाँ पर t है। और यदि मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऐसी टर्म है, मान लो 4 है, 5 है, 6 है, या कांस्टेंट बोल दिया, क्या बोल दिया उसको, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज अ 0, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 0। कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन क्या आ गई हमारी, अब यहाँ करते हैं, कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, और ये कितना आ जाएगा हमारा 3t आई कैप लिख लेंगे, माइनस डी अपॉन डी टी 2t स्क्वायर जे कैप प्लस डी अपॉन डी टी 4k कैप। क्लियर हो गया? और एक चीज़ और बता देती हूँ, यदि मान लो यहाँ पर d अपॉन डी टी 2 टर्म दे दी हैं u प्लस v, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसको, मतलब d अपॉन डी टी यू आ जाएगा प्लस d अपॉन डी टी वी, मतलब हम टर्म को अलग अलग लिख लेते हैं, ये हमारा फॉर्मूला रूल है बेटे ये। अब यहाँ देखते हैं बेटे, यहाँ पर क्या किया मैंने, 3 कर दिया, 2t स्क्वायर कर दिया, और ये क्या कर दिया 4, आई कैप जे के कैप। अब देखो कितना आ जाएगा, 3 है, 3 तो बाहर आ गया, t का कितना सीख लिया हमने 1, तो यहाँ सिंपल कितना आ जाएगा 3 आई कैप माइनस 2 कितना है स्क्वायर,
तो ये 2 और 2 का 2 आ गया और t 2 माइनस कितना आ जाएगा 1 और j कैप। 4 क्या है बेटा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगी 0। सो इट विल बी 3i कैप माइनस 4t j कैप। v is equal to 3i cap minus 4t j cap. v is clear. Next, what is the magnitude b part and a? अब a निकाल देते हैं, तो a कैसे निकलेगा, v निकाला हमने, कैसे निकाला r को डिफरेंशिएट करके, और एक्सटेंशन कैसे निकल जाएगा, एक्सटेंशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt। बस a d अपॉन डी टी, वी की वैल्यू कितनी निकाली बच्चों ने 3i कैप माइनस 4t j कैप। अगेन क्या आप कंसेप्ट लगा लेंगे, एक बार इसको डिफरेंशिएट एक बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं। गुड गुड गुड। d अपॉन डी टी कितना आ जाएगा 3i कैप एंड d अपॉन डी टी 4t j कैप। अब देखो कितना आ जाएगा, अगेन 3 क्या है कांस्टेंट, 3 कितना आ जाएगा 0 और ये कितना है t का कितना सीखा हमने 1, तो कितना आ जाएगा -4 j कैप, -4 j कैप। तो जो a निकला a इज इक्वल टू -4 j कैप। यहाँ तक क्लियर a पार्ट। नेक्स्ट b पार्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल 2 सेकेंड। हमने 2 सेकेंड पे इनकी क्या निकालनी है वेलोसिटी, देखते हैं अब 2 सेकेंड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब 2 सेकेंड पे कैसे निकालेंगे, v देखो कितना है, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3i और t की जगह 4 मतलब कितना आ जाएगा 3i कैप माइनस 8j कैप। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे इसका, मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। अब यहाँ बोलोगे ना माइनस आने, माइनस नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस ही होना है। मैग्नीट्यूड क्या होना है प्लस, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, तो कितना आ जाएगा 6 अंडर रूट ऑफ 73 मीटर पर सेकेंड, 73 मीटर पर सेकेंड। अब डायरेक्शन पूछते हैं, तो डायरेक्शन कैसे बनाएंगे, जो i का कंपोनेंट कितना दिख रहा है 3, तो हम एक्स वाई कंपोनेंट जैसे हमने ले लिए, ये एक्स से हमारा i और एक्स से हमारा j, तो जो i का कंपोनेंट आया वो कितना आ जाएगा हमारा 3 अप्रॉक्सीमेटली, और j का कितना आ जाएगा -8। अब यहाँ पर मैं इस ढंग से बना दिया मैंने, और ये तो ये जो एंगल है थीटा ये कहलाता है डायरेक्शन। सो हम tan थीटा कैसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर -8 अपॉन 3, सो दिस इज अ डायरेक्शन tan थीटा। गॉट इट। पहले क्या निकाला आपने, सिंपल, हमें r दिया था, हमने डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करके v मिल गया। सेकेंड स्टेप में क्या पूछा इन्होंने, मैग्नीट्यूड और क्या पूछी डायरेक्शन, कितने समय पे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। हमने क्या किया यहाँ पर t पे क्या पुट कर दिया 2, ये कितना बन गया 8। अब 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड, 3 का स्क्वायर 9, 8 का 64, इस हमने ऐड कर दिया 73 आ गया। नेक्स्ट पूछ लिया बेटू हमसे डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हमने क्या बना दिया एक्स वाई एक्सेस बना दिए, i के साथ कितना कंपोनेंट है 3, तो यहाँ पर किस पर निशान लगाया मैंने 3, j के साथ कितना -8, तो यहाँ पर -8 चले गए। अब थीटा एंगल लिया है मैं एक्स एक्सिस से, tan थीटा कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना -8 अपॉन 3। क्लियर। हाउ वी कैन राइट, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -8/3, एक लिखने का तरीका हो गया। दूसरा लिखने का तरीका, tan थीटा इज इक्वल टू 8/3 करती हूँ मैं, 8/3, 3 2 ज़ा 6, 2.03 -2.66, 18 आ जाएगा, फिर अगेन 2 आ जाएगा। अब हम tan की वैल्यू देख लेते हैं 2.66 कब आती है, और साइन क्या है माइनस,
तो माइनस साइन तो हमें क्या बता रहा है कि इस तरफ एंगल है ना, मतलब एंगल हम निकालेंगे। यदि यहाँ पर एंगल बनता तो हमने क्या लिया था प्लस, यहाँ बना मतलब क्या लिया माइनस। अब कुछ वैल्यूज़ मुझे बाय प्रैक्टिस लर्न है, जैसे 1045 हमारा होता है 1 और 1060 बच्चों को पता है √3 मतलब 1.7 होता है, और 1090 आप लोग करते थे 0/∞ है ना, 0 इंडेफिनिट बोलते थे आप, इसका मतलब है 60 से तो एंगल ज़्यादा होगा। और मुझे एक और हम पढ़ते हैं जिसमें हम लोग 1078 = 4 करते हैं। ये कब करते हैं हम? जब हमने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल में, जब हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट बराबर होती है, किस एंगल पे बराबर होती है? 78 पे न्यूमेरिकल निकालते हैं 4, इसमें 78 से हमें कितना है 2.6 है। तो जहाँ तक मैं अपने अंदाजे से बात करूँ तो ये एंगल होना चाहिए हमारा 60 से ज़्यादा हो जाएगा, 70, 62, 64 तक होना चाहिए मेरे ख्याल से। लॉग टेबल देख के एग्जैक्ट बुक में आंसर दिया है, दैट इज़ थीटा = 69.5 है ना। सो दिस वी कैन कम फ्रॉम द लॉग टेबल। और वैसे भी कहीं क्वेश्चन आए होते तो इन एंगल की वैल्यू दे दी होती, तो ऐसे बहुत परेशान नहीं होना कि एंगल कैसे निकालेंगे। आप इतना भी करेंगे तो भी सफिशिएंट है, पर लिखा होगा वीडियो वहाँ पर दिया होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपसे एंगल कैलकुलेट कराना नहीं होता है, कंसेप्ट सिखाना होता है। नेक्स्ट क्या पूछा बेटू हम लोगों से? सेम फॉर द एक्सेलरेशन, सेम फॉर द एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन में ऐसा है कि एक्सेलरेशन में टाइम दिया ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन = 4J। तो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा हमारा? 4 आ जाएगा, 4 मीटर/सेकेंड और डायरेक्शन कितनी आ जाएगी? -y। तो एक्सेलरेशन एक्ट करेगा -J की तरफ, क्योंकि ये तो है ही J में। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या आएगी? -J एट ये स्पीड आ गया। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल दिया और इसकी डायरेक्शन क्लियर। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एट t = 0 with velocity of 10.0 meter/second and moves in xy plane with a constant acceleration 8 I + 2 J meter/second². At what time is the x coordinate of the particle is 16 मीटर? कितने टाइम पे x coordinate 16 मीटर होगा? And what is the y coordinate of the particle at that time? And what is the speed of the particle at that time? हमसे जितनी भी चीज़ें पूछी हैं, पहले तो हमें क्या दे दिया? इनिशियल स्पीड u दे दी है। u कितने दे दी है बेटे? हमें 10.0 J कैप है, तो मैं 0.0 लेके सिंपल J लिख लेंगे ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। 10 J कैप मीटर/सेकेंड। और जो एक्सेलरेशन दे दिया है दैट इज़ 8 I + 2 J कैप। ऐसे घबराना नहीं है कि मैडम आपने 0.0 तो लिखा ही नहीं है, 0.0 कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। अब कितने टाइम पे जो x कोऑर्डिनेट है दैट बिकम 16 मीटर, और उसी टाइम पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा? उसी टाइम पे v क्या होगा? अब थोड़ा सा क्वेश्चंस करने के पहले लिटिल बिट कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लेते हैं बेटे हम यहाँ पर लिखते थे हम एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन लिखते हम लोग dv/dt लिख देते हैं। यदि एक्सेलरेशन दे दिया है और मुझे इस पर वेलोसिटी निकालनी है, तो हम a यहाँ पर ले आएंगे और dt हम यहाँ कर देंगे और ये कर देंगे dv। फिर इसको हम कर देंगे इंटीग्रेट। हमने इंटीग्रेट कर दिया तो मुझे यहाँ पर a t मिल गया और यहाँ पर v मिल गया, ठीक है। अब मुझे तो v नहीं चाहिए था, v बाद में चाहिए, मुझे डिस्टेंस भी चाहिए था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? v को dr/dt कर देंगे और ये कितना था हमारा 80, जो भी क्वांटिटी यहाँ पर आती है, ठीक है। अब मैं फिर क्या करूँगी? अगेन इस 80 और ये dt आ जाएगा और यहाँ पर dr आएगा, फिर दोबारा से हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो ये हमारा a t² और r आ जाएगा। अब मैंने क्या किया? a को कांस्टेंट लिए, मैंने क्या लिया? a को कांस्टेंट, पर ज़रूर नहीं है a हमारा कांस्टेंट हो। सिर्फ मैंने ये बात किस लिए लिखी ताकि आपको ये समझ आए
कि यदि हमें एक्सेलरेशन दिया है और v निकालना है तो हमें इंटीग्रेशन करनी होती है। a की वैल्यू हमारे टाइम के साथ वेरी भी कर सकती है, मैं भी न्यूमेरिकल डाल के बताऊंगी वैल्यू, सिर्फ ये समझाने के लिए कि जो a है उसको हम dv/dt लिखेंगे, पहले हम v निकालेंगे। तो v निकालने के लिए t को हम यहाँ ले जाएंगे, तो a कितना आ जाएगा, a dt आ गया। अच्छा, मुझे v मिल गया और चाहिए तो मुझे पोजीशन है, तो v से क्या लिखेंगे, dr/dt। अब इंटीग्रेशन देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे यदि मान लेते हैं यहाँ पर t⁻n दे दिया है और dt दे दिया है, तो बिल्कुल डिफ्रेंशिएशन की तरह था, पर यहाँ पर माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस t+1 और मल्टीप्लाई की जगह n+1 हो जाएगा। ये हमारा आ गया। अब यदि मान लेते हैं यहाँ पर सिंपल dt है, तो इंटीग्रेट का मतलब है उस चीज़ को बड़ा, है ना, बड़ा कर देना, जोड़ देना। तो जो स्मॉल dt था उसकी इंटीग्रेशन t बन जाएगी। यदि मैंने बोला ये dv, अकेला dv लिख दिया, तो इसकी इंटीग्रेशन v बन जाएगी। यदि यहाँ पर हमारे पास t के साथ dt है, तो इसका मतलब इसकी पावर कितनी, 1 आ गई। तो यदि n की पावर थी तो n+1 था, तो 1 की पावर है तो t 1+1 2 आ जाएगा, और 1+1 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड, t 1+1 और डिवाइड हो जाएगा। अब यदि यहाँ पर हमारा कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा और dt का t आ जाएगा। और यदि अगर हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास t और dt है, इसको जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे, टाइम दे दिया, मान लेते हैं 0 to 2 दे दिया है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट क्या कर लेंगे हम लोग, क्या बताया था, 1 की पावर है 1+1 2 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 2। यहाँ पर लिमिट्स नहीं दी थी, ठीक है, और यहाँ पर लिमिट्स दे दी, तो दोनों तरह से इंटीग्रेशन करते हैं। एक को हम लोग डेफिनेट बोलते हैं और एक को इनडेफिनेट बोलते हैं, जिसमें लिमिट दे दी है, मतलब एक पर्टिकुलर रेंज दे दी है। अब जो ऊपर क्वांटिटी लिखी होती है इसको अपर लिमिट बोलेंगे, और ये जो क्वांटिटी इसको बोलेंगे लोअर लिमिट। अब 2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर/2 आ गया, और माइनस इसकी वैल्यू यहाँ डाल देंगे 0/2, तो कितना आ जाएगा, 4/2 -0, और ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये मैंने इंटीग्रेशन करने का तरीका बताया, क्योंकि इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ही यूज होना है। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज, हमें सबसे पहले देखेंगे a दे दिया है, a कितना दे दिया हमें, 8i + 2j। तो a को क्या बनाएंगे हम, अभी मैंने बताया था dv/dt कर देंगे, 8i + 2j। अब यहाँ पर कितना बन जाएगा, dv, और यहाँ पर 8i + 2j, और यहाँ आ जाएगा dt। अब हम इनको करेंगे इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन का साइन बनाया, dv किया, और 8i के साथ dt आ जाएगा, प्लस 2j के साथ dt आ जाएगा, जैसे डिफरेंशियल में किया था। यदि यहाँ पर इंटीग्रेशन u + v के साथ dt है, तो कैसा इसका सोल्यूशन बनता है, इंटीग्रेशन u dt प्लस इंटीग्रेशन v dt। तो यदि दो क्वांटिटी के बीच प्लस का साइन है, तो एक बार हमने u को इंटीग्रेट किया, दूसरे बार v को किया। यदि माइनस का होता तो यहाँ पर प्लस और माइनस, माइनस हो तो माइनस, प्लस होता तो प्लस, दोनों में फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अब यहाँ पर 8 तो क्या हो गया मेरा कांस्टेंट, dt कितना आ जाएगा, t। जो v की वैल्यू आएगी, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, यहाँ पर 8 के साथ i और 2 के साथ 8t आ जाएगा। अब 8 के साथ यहाँ कितना आ जाएगा, t, मतलब v, और इधर आ जाएगा 8t i प्लस 2t j, 8t i प्लस 2t j, ये आ गया v। अब यहाँ पर थोड़ी सी गलती की, देखो क्या गलती की, यहाँ पर जब हमने लिमिट पुट की, अब यहाँ पर हमने गलती की, बताओ क्या गलती की, मैंने जानबूझ कैसे किया। यहाँ पर क्वेश्चंस में हमें इनिशियल स्पीड भी u दी थी, तो यहाँ जो हमने इंटीग्रेट किया बिल्कुल ऐसे ही करना था,
पर हमें यहाँ क्या करना था, dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 8 आई कैप डी टी प्लस 2 जे कैप डी टी। और जब टाइम, ये डी टी है, जब टाइम 0 था तो स्पीड कितनी थी 10 जे कैप। ये लिमिट रखने का तरीका है। जब टाइम 0 था तो इनिशियल स्पीड कितनी थी 10 जे कैप। जब टाइम t आ जाएगा तो इनिशियल स्पीड कितनी आ गई बेटे हमारी v। ये तरीका है। यहाँ पर क्या था, ये कब हमारा सही होना था, जब मैं लिमिट्स नहीं दी थी। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि आप पता कर सकें कि ये यदि इतना करते तो गलत होना था। अब देखो ये कितना आ जाएगा, dv का कितना आ जाएगा v, और हम लिमिट्स भी डाल देंगे 10 जे कैप एंड v। यहाँ पर कितना आ जाएगा 8t आई कैप, लिमिट डाल देंगे हम 0 टू t, प्लस यहाँ पर 2t जे कैप, लिमिट डाल देंगे 0 टू t। नेक्स्ट पुट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। v माइनस 10j 8t आई और t की जगह 0 एंड प्लस 2tj और ये कितना आ जाएगा 0। तो v इज इक्वल टू 8t आई कैप प्लस 2t जे कैप प्लस 10g। सो इट इज अ v। अभी बात खत्म नहीं हुई है। इस v से हमने क्या निकालना है r। इस v से क्या निकालना है r। क्लियर। यहाँ पर क्या गलती थी समझ आया, क्या गलती थी, हमने यहाँ पर लिमिट पुट नहीं की थी। तो जल्दबाजी में ये गलतियाँ कर सकते हैं आप। जब यदि यहाँ इनिशियल वेलोसिटी दे दी है तो यू हैव टू पुट द लिमिट्स। सो नाउ जस्ट वी कैलकुलेटेड v आ गया हमारा 8t आई कैप प्लस 2t जे कैप प्लस 10 जे कैप। अब क्या निकालना है r। अब r देखते हैं। जो r है इसको हम लोग देंगे v dr अपॉन dt। अगेन 8t आई कैप 2t जे कैप प्लस 10 जे कैप। t को वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। 8t आई कैप प्लस 2t जे कैप प्लस 10j और ये आ जाएगा dt। अब नेक्स्ट क्या स्टेप करेंगे, इंटीग्रेट। क्या करेंगे इंटीग्रेट। अब यहाँ इंटीग्रेट कर दिया, ए कर दिया dr। अब देखो लिमिट तो नहीं दी है। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन पे पोजीशन क्या थी 0 और टाइम भी कितना था 0। तो अब यहाँ कितनी पोजीशन आ जाएगी r। यहाँ क्या पुट करेंगे आप लोग 0। यहाँ टाइम कितना है t और 8t आई कैप के साथ कितना आ जाएगा dt। इंटीग्रेट 2t j dt कितना आ जाएगा हमारा 0 और t प्लस 10j dt। ये कितना आ जाएगा 0t। नाउ चेक करते हैं बेटे हम, ये कितना आ जाएगा हमारा dr छोटा है, इंटीग्रेट होकर कितना आ जाएगा r। तो यहाँ पर हम सिंपल कितना कर देंगे बेटे r, है ना। चार पुट अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी करोगे तो r माइनस 0 ही आ जाएगा। यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा बेटे हमारा 8। यहाँ पर कितना है t और ये कितना है dt। t के ऊपर कितनी पावर है 1, तो कितना आ जाएगा 1 + 1 2। तो ये इसका मतलब कितना आ जाएगा हमारा 8t² / 2 और कितना आ जाएगा आई कैप और ये कितना आ जाएगा 0t प्लस ये कितना आ जाएगा हमारा 2t² / 2j लिमिट 0t प्लस कितना आ जाएगा हमारा 10t, ये भी j था ना, और 0 एंड t। हम 0t नहीं भी लिखते तब भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था, यही आंसर आना था। पिछले केस में ये u0 नहीं था ना। तो कितना आ जाएगा हमारा r
डायरेक्ट लिख दिया बेटे मैंने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये क्या आ जाएगा 0, टी पुट करोगे वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो ये कितना आ जाएगा 4t² आई कैप, यहाँ पर 2 कट जाएगा t और ये क्या आ जाएगा 0 प्लस t² जे कैप, और यहाँ पर सिंपल कितना बेटे हमारा t, तो कितना आ जाएगा प्लस 10t जे कैप, ये आ गया r। बट हमसे पूछा है कितने टाइम पे x कंपोनेंट हमारा 16 होगा, यहाँ कहीं x तो आ ही नहीं रहा बेटा, तो जो r लिखा होता है दिस r का मतलब ही होता है r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज इक्वल टू 4t² आई कैप प्लस t² प्लस 10t के साथ आ जाएगा जे कैप। अब सॉल्व करने के लिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आई वाली टर्म्स इक्वेट करेंगे और जे वाली। तो जब मैंने आई वाली टर्म को इक्वेट किया तो x इज इक्वल टू 4t² आया। इन्होंने x की वैल्यू क्या दी थी हमें 16, कितने टाइम पे x कितना होगा 16, तो यहाँ 16 पुट कर दिया हमने, 4t² आ गया, ये 4 आ गया, 4 इज इक्वल टू t² और t कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। तो आंसर t कितना आ गया बेटे हमारा 2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये आ गया आंसर हमारा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब बोलते उसी टाइम पे हमें y निकालना है, क्या करना है बेटे उसी टाइम पे y। बोलो क्या करेंगे बेटे, यहाँ पर चेक कर लेते हैं बेटे हम लोग, y किसके बराबर है बेटे हमारा t² प्लस 10t, y देखो y कितना आ जाएगा, t से क्या पुट कर देंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 और 10 20, दैट इज 24 मीटर। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 24 मीटर। अब नेक्स्ट बचा v, उसी टाइम पे क्या निकालना v। द नेक्स्ट था व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल दैट टाइम, तो टाइम क्या था 2 सेकेंड। अब देखते हैं बेटे v कितना आता हमारा 8 मल्टीप्लाई 2 आई कैप प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 जे कैप प्लस 10 जे कैप, 16 आई कैप प्लस 4 प्लस 10, ये आ जाएगा जे कैप। जो v आया हमारा दैट इज 16 आई कैप प्लस 14 जे कैप। अब v से हमारा मैग्नीट्यूड पूछा जा सकता है, डायरेक्शन भी पूछी जा सकती है। तो अब v ये तो हमें निकल गया, यदि हमसे मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो हम क्या करेंगे, सो मैग्नीट्यूड इज v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या निकालते थे बोले जरा वेक्टर में कैसे किया था, v का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। यदि आपको 16 14 आता है दोनों को प्लस कर दो, पर मैं बहुत बड़े में विश्वास नहीं करती हूँ, बिकॉज जितनी क्वांटिटी बड़ी है उतना टेबल कम आते हैं बच्चों को। तो मैं 16 को 2 इंटू 8 कर लिया और 2 इंटू 7, 2 कॉमन आ गया हमारा, 2 यहाँ आ जाएगा, 8 का कितना आ जाएगा 64 और ये आ जाएगा 49। अब देखो कितना आ जाएगा 2 3 और 1 1 11। अब इसका यदि अप्रॉक्स निकालना होगा तो हम कैसे अप्रॉक्सीमेट निकालेंगे। अब मुझे पता है 113, 10 का स्क्वायर होता है 100 और 11 का होता है 121, और ये जो फिगर है 113 तो अप्रॉक्सीमेटली 10.6 तक आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10.6 21.2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर क्या किया बेटा हमने, कैसे निकाला, 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, 11 कितना था 121, ये 100% कन्फर्म हो गया कि जो वैल्यू आएगी वो 11 से कम होगी, 10 से ज़्यादा होगी। अब मैंने ये देखा 13, यदि 100 में 30 मिलाते तो 113 बनना था,
और यहाँ पर यदि हम 7 में लाते तो कितना बना था मेरा 121, तो मुझे लगा 10.5 से ज़्यादा, तो 10.6 कर दिया, तो कितना आ गया 21.2 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया v। यदि डायरेक्शन पूछी होती तो कैसे बनाते हम, यहाँ पर कितना था डायरेक्शन में 16 है, i के साथ कितना आ जाएगा हमारा 16 और j के साथ कितना आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा हमारा थीटा। सो tan थीटा कितना होना था हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 14/16 एंड 7/8 गॉट इट। और अप्रॉक्सीमेटली एंगल भी सीखना है, तो देखो कैसे आ जाएगा, tan थीटा है हमारा 7/8 मतलब करते हैं 8 8 ज़ा 64.8 तक आ जाएगा, 8 8 ज़ा 64 और कितना रह गया हमारा 8.7 तक आया, 0.87 आया। अब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, tan 45 हमारा 1 होता है, मतलब जो एंगल है 45 से कम होगा, 0.8 है 40 तक हो सकता है। क्लियर। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था पर अच्छा क्वेश्चन है, आते हैं ढंग से, तो ऐसा मत सोचना कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जो है बुक में वो तो कराना ही है, बट टफ नहीं था, थोड़ा समझने का था, तो खुश होकर बच्चे क्वेश्चन करेंगे। तो द प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा लंबा था, तो वीडियो की हो सकता है लेंथ ज़्यादा बढ़ जाए। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सो डू प्रैक्टिस, डू हार्ड वर्क एज मच एज यू कैन डू। बहुत मेहनत करेंगे, खुश होकर काम करेंगे और टफ बना के नहीं पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है। इफ़ यू लाइक द चैनल तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए।